नेक्स्ट हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो राइट ऑन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when one equivalent of acid, when one equivalent of acid is completely neutralized by one equivalent of acid is completely neutralized by one equivalent of base. It is the amount of energy released when one equivalent of acid is completely neutralized by one equivalent of base. ठीक है, तो जैसे मान लो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया NaOH, इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ न्यूट्रलाइज कराया, तो NaCl बनाया और 1 वाटर बनाया। इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट हुआ और ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ। तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा H नॉट रिएक्शन आएगा, दिस इज रिफर्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को अगर 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करा देंगे, तो इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान रखना है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। इन दिस प्रोसेस ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। आप समझना है एक्सोथर्मिक कैसे। तो बेसिक लॉजिक आपको सिखा रखा है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% आयनाइज होगा, Na++OH-। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो भी 100% आयनाइज होगा, H+Cl-। सॉल्ट है तो वो भी 100% आयनाइज होगा, Na+Cl- एंड देन इट विल बी वाटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो थर्मोडायनेमिकली जो रिएक्शन है वो कितनी हुई, H+OH- से कंबाइन होकर वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज कराएंगे तो हमेशा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि एक्चुअली में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम H+ एंड OH- एक्वस से कंबाइन होकर। तो अगर H+ एक्वस OH- एक्वस से कंबाइन होकर वाटर लिक्विड फॉर्म कर रहा है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H नॉट रिएक्शन 13.7 ये एक्चुअली में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल होगा, और ये एक फिक्स वैल्यू होती है, एंड दिस वैल्यू इज रिफर्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये आपको पहले ध्यान से लिखना है। तो नोट बना के पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो राइट डाउन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, enthalpy of neutralization, enthalpy of neutralization of strong acid with strong base enthalpy of neutralization of strong acid with strong base is a fixed value. Enthalpy of neutralization of strong acid with strong base is a fixed value, and it is -13.7 kilocalorie per equivalent, and it is -13.7 kilocalorie per equivalent। ठीक है, वैसा क्यों होता है वो भी लिख लेना है, as this is the amount of energy, as this is the amount of energy released by formation of water from H+ aqueous and OH- aqueous। तो मतलब इसमें इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपने कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली रिएक्शन केवल कितनी हो रही है, H+ OH- से कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर रहा है। तो H+ OH- से कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर रहा है, तो इस प्रोसेस में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स वैल्यू होती है। ये सबसे पहला फीचर जो आपको याद रखना है।
दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयन होता है, इसको भी बाई डेफिनेशन जीरो मान लिया जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन एक्वस इज जीरो या टेकन एज जीरो, ये भी बाई डेफिनेशन जीरो है। जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्मोडाइन के मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को जीरो मान के चलते हैं, वैसे H प्लस आयन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है इसको भी जीरो लिया जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस इज जीरो बाई डेफिनेशन, या बाय अजम्पशन, कुछ भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू भी हमेशा याद रखिए, कभी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस ले रहे हैं तो वो जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस भी लिखेंगे तो वो भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर आ जाएगा। तो इसे दूसरा रिजल्ट लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, ये वैल्यू एक्चुअल में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस के इक्वल भी होगी। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखने का जो कॉन्सेप्ट सीखा ना उससे निकाल लेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो इंपॉर्टेंट है, अगर हम यही यूटिलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से, या वीक एसिड का वीक बेस से कराएंगे तो आप देखो आपको समझ आएगा कि वीक एसिड वीक बेस को डिसोशिएट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो डेफिनेटली जो एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, क्योंकि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें से एक पार्ट वीक एसिड वीक बेस या दोनों के डिसोशिएशन के यूज हो जाएगा। तो अगले पॉइंट में ये भी लिखना है आपको। तो राइट डाउन एंथैल्पी ऑफ यूटिलाइजेशन, enthalpy of neutralization for weak acid strong base titration, enthalpy of neutralization for weak acid strong base titration, strong acid weak base titration, and weak acid weak base titration enthalpy of neutralization for weak acid strong base titration, strong acid weak base titration, and weak acid weak base titration is lesser than -13.7 kilocalorie per equivalent, as the difference amount of energy -13.7 kilocalorie per equivalent, as the difference amount of energy is used for the dissociation of weak acid or weak base or both respectively. Weak acid, weak base or both respectively. ये पॉइंट समझ में आया आपको? अगर हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराएंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन करेंगे या वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन करेंगे तो इस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के रेंज से कम आ जाएगी, और जितना डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, मतलब 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से जितनी एनर्जी कम रिलीज होगी वो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कंज्यूम होगी, वीक एसिड या वीक बेस या फिर दोनों के टाइट्रेशन के, वीक एसिड के टाइट्रेशन के, वीक बेस के सॉरी वीक एसिड के डिसोसिएशन के, वीक बेस के डिसोसिएशन के, या दोनों के लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइट्रेशन। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड में कंज्यूम होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में वीक बेस के लिए कंज्यूम होगी, और वीक एसिड वीक बेस में दोनों में कंज्यूम होगी। तो रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है कम हो जाना। और ध्यान रखना है विद साइन नहीं कंपेयर करना है, वैल्यू से कंपेयर करना है। साइन इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है। समझ गए इतनी बात करके ठीक से? अब देखो एक एक करके टाइट्रेशन अगर हम डील करें तो सबसे पहले वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन देखो। तो सपोज करो मैं एसिटिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन NaOH से कराई और इस प्रोसेस से न्यूट्रलाइजेशन होकर CH3CONa बना और वाटर बना।
तो देखो इस प्रोसेस में सबसे पहले एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो भी एसिडेट आयन और H+ में कम्प्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा। NaOH को डिसोशिएट कराने के लिए कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, 100% आयनाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। CH3CO भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी 100% आयनाइज हो जाएगा, CH3CO- एंड Na+। और वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो भी फॉर्म होगा H+OH- कंबाइन होगी। अब आप ध्यान से देखो तो H+ का OH- से कंबाइन होकर वाटर फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो एसिटिक एसिड से CH3CO- और H+ बनाने के लिए जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगी, तो जो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट रिलीज हो रही थी उसमें से ये वैल्यू कम कर देंगे बस। जितनी एनर्जी एसिटिक एसिड को CH3CO- और H+ में ब्रेक करने में लगेगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम कर देंगे, तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मतलब H++OH- से जो वाटर फॉर्म हो रहा था उसकी एनर्जी आपको फिक्स पता है कितनी, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। और CH3COOH के डिसोसिएशन से CH3COO- और H+ फॉर्म करेंगे। इस रिएक्शन का डेल्टा H1 नॉट अगर हमें पता है, लेट्स से x किलो कैलोरी, तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज को हम लोग इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देंगे तो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। समझ आ गई बात। तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा इस प्रोसेस के लिए, अगर हम डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन लिख रहे हैं तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13.7 प्लस, तो जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेसिकली वही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर लिखेंगे हम यहाँ से, तो वैल्यू आ जाएगी 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो, और जो एक्चुअल एनर्जी रिलीज होगी उसका डिफरेंस लिख लेना है, तो माइनस सॉरी प्लस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब आपको पता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव आएगा तो अल्टीमेटली डिफरेंस ही बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे x आ गया, वो क्या गया, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो x है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब सिमिलरिटी आप चाहो तो वीक बेस के लिए लिख लो, और सिमिलरिटी चाहो तो दूसरा वाला केस ले लो, वीक एसिड वीक बेस। समझ आ गई बात। सर एक बार सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट बता दीजिए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव आएगा ना वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। जब नेगेटिव होगी तो एक पॉजिटिव वैल्यू में एक नेगेटिव वैल्यू ऐड करने का मतलब इनडायरेक्टली क्या है, सब्ट्रैक्शन ही। So now write down a question. The heat evolved in neutralizing a solution containing 1 mole HCl with a strong alkali is 3 kilocalorie. Then find the enthalpy of dissociation of HCl. तो देखो HCl वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, तो ये 3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो उसका मतलब हमें पता चल गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज -3 किलो कैलोरी। वाई माइनस, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हमें पता है कॉन्सेप्ट कि अगर हमें एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl निकालना है, तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से x निकालना है। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl हमारे लिए कितना हो जाएगा, 13.7 -3 यानी कि 10.7 किलो कैलोरी। ये आपका एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl हो गया। या सिंपल तरीके से निकालना है तो मैंने आपसे बोला था डिफरेंस निकालना होता है। तो एक्चुअल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अभी कितनी रिलीज हो रही है, -3 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। कितना डिफरेंस हुआ, 10.7। ये सबसे आसान तरीका है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट हो रही थी। अभी कितनी रिलीज हो रही है, 3 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, HCl के डिसोसिएशन में। कितना डिफरेंस है, 10.7। वो भी डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को करें, तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो HCl है, वीक बेस लेट से हमने NH4OH ले लिया। HCl तो 100% आयनाइज होगा, तो उसके आयनाइजेशन के लिए तो कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, इट विल डायरेक्टली ब्रेक इनटू H+ एंड Cl-। लेकिन NH4OH को ब्रेक कराएंगे तो इट विल फॉर्म NH4+ प्लस OH-। इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेट से 5 किलो कैलोरी मान लेते हैं। NH4Cl सॉल्ट है तो 100% आयनाइज होगा, NH4+ Cl-। और इस प्रोसेस से
एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कुछ वैल्यू आएगी। अगर H प्लस और OH माइनस कंबाइन होता है तो उसकी एनर्जी कितनी है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के डेटा से सीखा हुआ है। तो इस प्रोसेस के लिए अगर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, -13.7 प्लस वाई। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 13.7 प्लस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ से y जो है वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH हो गई, यानी वीक बेस हो गई। अब तीसरा केस ले लें, वीक एसिड वीक बेस। तो जब आप वीक एसिड एंड वीक बेस का केस लोगे तो वीक एसिड एंड वीक बेस के केस में दोनों को डिसोशिएट कराना पड़ेगा। वीक एसिड वीक बेस में देखो एसिटिक एसिड और NH4OH का कॉम्बिनेशन लिया, तो एसिटिक एसिड को डिसोशिएट कराएंगे तो CH3CO माइनस H प्लस, इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए x किलो कैलोरी। NH4OH को डिसोशिएट कराएंगे NH4 प्लस प्लस OH माइनस, इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए y किलो कैलोरी। इससे CH3CO NH4 बनाएंगे, ये सॉल्ट है CH3CO माइनस और NH4 प्लस 100% डिसोशिएटेड है। अब क्या हो रहा है, तीन प्रोसेस हो गए, H प्लस और OH माइनस को कंबाइन करके वाटर बना रहा है, इसकी एनर्जी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। NH4OH से डिसोशिएट होकर NH4 प्लस प्लस OH माइनस बना रहा है, इसकी एनर्जी y किलो कैलोरी। एसिटिक एसिड को डिसोशिएट करा रहे हैं CH3CO माइनस और H प्लस, इसकी एनर्जी x किलो कैलोरी। तीनों प्रोसेस को ऐड कर दो तो ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो -13.7 प्लस y प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ से अगर x प्लस y निकालना पड़ेगा, यानी डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस y इज इक्वल टू 13.7 प्लस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे y जो है वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH है और x जो है वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड है। आई बात समझ।